एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं एक सुधार करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो पहला चैप्टर आपने सुना उसमें वो कंप्यूटर की गलती की वजह से जी के गूगल लग गया है। गोपाल कृष्ण गोखले मैंने टाइप किया था और उस अनकंट्रोल्ड डिवाइस की वजह से वो गूगल हो गया है। अब आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे कि गांधी मशीनीकरण के इतना खिलाफ आखिर क्यों थे, और राष्ट्रपिता की और मेरी राशि एक ही है। मशीनीकरण के मैं भी उतना ही खिलाफ हूँ जितने कि वो, क्योंकि मशीनें इंसान पर हुकूमत करती अच्छी नहीं लगती। बहरहाल दोस्तों, कल की इस गलती के लिए आपसे मुआफ़ी। आज हम गोखले के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने दो बिंदु देखे थे। पहला, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, उदारवादी हैं। आज तीसरे बिंदु पर आते हैं। वो ये है कि वो लोकतांत्रिक साधनों में यकीन करते हैं, लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास। अब आप लोग 12th क्लास पास करके कॉलेज में आए हैं और हो सकता है कुछ में से आपको 18 वर्ष की उम्र मिल गई हो या कुछ को मिलने वाली हो। आप देश के राजनीतिक माहौल को समझते हैं, जानते हैं, और पॉलिटिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया, उसके बारे में भी आपको अंदाज है। क्योंकि मुझे लगता है कि समझदारी की उम्र तो आपकी आ गई है। अब इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। लोकतांत्रिक साधन वे होते हैं जिनकी लोकतंत्र में स्वीकृति होती है। उदाहरण के लिए, जो गर्मपंथी, तो मैं नहीं कहूंगा, जो भारत का उग्रवादी आंदोलन था, जिसको आप क्रांतिकारी आंदोलन भी कहते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। याद रखें, वो हिंसा के समर्थक नहीं थे, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देने में उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं थी। मैं इन राष्ट्र नायकों की छवि को धूमिल नहीं कर रहा हूं, यकीन मानिए, मेरे दिल में उनके लिए उतनी श्रद्धा है, लेकिन उनके तौर तरीके संवैधानिक नहीं कहलाए। आपको संविधान ने, हम आज की बात कर रहे हैं, विरोध करने का, आलोचना करने का, निंदा करने का, प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार दिया है। लेकिन संविधान आपको गैर संवैधानिक या अलोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करने से रोक सकता है, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, न्याय के माध्यम से। गोखले इस बात के पक्षपाती हैं उनके विचारों में कि विरोध, प्रदर्शन, सरकार की नीतियों की आलोचना, निंदा सब होनी चाहिए, लेकिन संविधान और लोकतंत्र सम्मत तरीकों से, जिसकी स्वीकृति शासन, प्रशासन और लोकतंत्र देता। इस बात को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गोखले और तुगलक दो ध्रुव हैं अलग अलग। एक उदारवादी, एक गर्मपंथी। वो गोखले के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, इस तरह आप मांग रहे हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो कि महत्वपूर्ण है, गोखले और तिलक अभिन्न मित्र हैं, पक्के दोस्त। गोखले की मृत्यु जब हुई है, गोखले पहले चले गए हैं, तिलक उसके कुछ समय बाद गए हैं। गोखले की मृत्यु पर तिलक ने, जो कि बड़े सख्त किस्म के इंसान माने जाते थे, जो व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को खोने के वक्त भी कभी रोया नहीं, गोखले के निधन पर तिलक की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने लिखा था कि देखिए, भारतीय संघर्ष का चिर सेनापति आज सो गया है, इसको देखो
और इसके कदमों पर चलने का प्रयास करो। अब यहां पर मैं आपको इस बात की तरफ लेना चाहता हूं कि गोखले जो हैं वो यकीन कर रहे हैं संवैधानिक साधनों पर, प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा का प्रयोग, विरोध, इस सबके पक्षधर हैं वो। लेकिन बहिष्कार, हड़ताल, रास्ता रोकना, इनके वो समर्थक नहीं है। अगला बिंदु, नौकरशाही के अधिनायकवादी रूप का विरोध। देखिए, बीए पार्ट सेकंड में जब आप जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। नौकरशाही जो है ना, किसी भी देश का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, वो उस देश के लिए, इसको आप स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, वो उस देश की सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का सबसे मजबूत माध्यम होता है। अब हम बात करें ब्रिटिश शासनकाल की। उस समय की जो नौकरशाही है वो तो अपने आप को राजा मानती है, जो कि वो है भी। अधिकांश जो नौकरशाही है वो ब्रिटिशर है, ब्रिटेन से यहां पर आए हैं। उनकी चयन की प्रक्रिया, उनका अध्ययन, उनकी जीवन शैली ब्रिटिश हिसाब से हुई है। भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, भाषा को, जीवन शैली को, खान पान को वो जानते नहीं, और इस सोच के साथ आ रहे हैं कि भाई इन्हें हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रित रखना, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता है। असर ये पड़ रहा है कि नौकरशाही का जो रोल है वो बड़ा अधिनायकवादी है। कलेक्टर का मतलब जिले का मालिक, जबकि कलेक्टर का शाब्दिक अर्थ होता है कलेक्ट करने वाला, यानी जो व्यक्ति उस जमाने में रेवेन्यू इकट्ठा करता था, सरकार के कर एकत्र करता था जिले से, वो कलेक्टर कहलाता था। लेकिन उनके रुख जो थे बड़े टेढ़े हुआ करते थे, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, उनके प्रति उनका रवैया बहुत तीखा था। गोखले ने इसका विरोध किया और यह सुझाव भी दिया कि नौकरशाही में भारतीयों के प्रवेश बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि वो इस देश की संस्कृति को, भाषा को, रहन सहन को, सभ्यता को समझते हैं, और वो इन समस्याओं के समाधान, जो कई बार समस्या होती नहीं है, लगते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इसको आप समझें, ये जो लंबे चौड़े आकार वाली ब्रिटिश नौकरशाही है, इसको वेतनमान मिल रहे हैं पाउंड स्टर्लिंग में, जो ब्रिटेन की मुद्रा है। कल अखबार जब उठाए ना, पढ़िएगा, तो उसमें देखिएगा डॉलर, युआन, पाउंड, रुपए में कितना है, तो आप समझ पाएंगे। और वो भुगतान कर रही है भारत सरकार, वो पैसा जा रहा है ब्रिटेन, भुगतान हो रहा है पाउंड में, और दे रहे हैं हम। तो भारी मात्रा में जो पैसा है वो इनकी तनख्वाहों पे खर्च हो रहा है, और उससे कम तनख्वाह में जब भारत में व्यक्ति रहेगा, काम करेगा, देखिए कभी योग्यताओं की नहीं है, क्षमतावान व्यक्ति यहां भी हैं। गोखले का मानना यह था कि भारत के जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उसको इस नौकरशाही में शामिल किया जाए, ताकि भारत के संदर्भ में वो ज्यादा उपयोगी भी होंगे और ठीक भी साबित होंगे। अगला बिंदु उनका है राष्ट्रवाद। देखिए, गोखले के राष्ट्रवाद में उग्रता नहीं है, शांतता है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के प्रति जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रवाद है, उस सब में मौजूद है, बस उसको प्रदर्शित करने के तरीके अलग अलग हैं। जो उदार राष्ट्रवाद इसको आप कहते हैं ना, कि यदि एक व्यक्ति है, वो अपना कार्य करता है, अपने कर चुकाता है, खेत में खेती करता है, अपना उत्पादन करता है, नियम कायदे कानूनों की पालना करता है, तो ये राष्ट्रवाद कम नहीं है, इसे आप कम नहीं आंक सकते। गोखले मान रहे हैं कि भारत में जो ये राष्ट्रवाद है, ये आत्मगौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ब्रिटिश शासन को इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत इंग्लैंड से जुड़े। देखिए, जब आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो फिर आप अपना सम्मान बचा लेते हैं। भारत में जो 1857 से पहले का शासन था एक निजी कंपनी का, और 57 के बाद जो शासन चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया था, उतना ही सख्त वो साधन था। गोखले का मानना यह था कि यदि ब्रिटिशर्स भारत को जीतना चाहते हैं तो उन्हें भारतीयों पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा। यदि आप भारतीयों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं का, उनकी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, तो बदले में आप भी उनसे ये सब पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगला बिंदु,
स्वशासन की धारणा। देखिए ये महत्वपूर्ण है। गोखले मान रहे हैं कि भारत का शासन, एक शब्द आता है, देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में अधिराज्य, इंग्लिश में कहते हैं डोमिनियन स्टेट। ब्रिटेन बहुत बड़ी ताकत है, उस जमाने की सुपर पावर है, आप ये कह लीजिए इसको। उसके बहुत से उपनिवेश हैं, अफ्रीका में हैं, एशिया में हैं, और जगहों पर भी हैं। अमेरिका भी एक जमाने में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। ब्रिटेन का कंसेप्ट ये था, आइडिया ये था कि उन्होंने कई उपनिवेशों का शासन उनको अपने तरीके से करने की छूट दे रखी थी, उनके स्थानीय लोगों को, उनके नियम कायदे कानून परंपराओं के हिसाब से, और वो उन पर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन शासन वो लोग कर रहे थे। गोखले भारत के बारे में भी ये चीज चाह रहे थे कि भारत का शासन भारतीयों को करने दें, एक डोमिनियन स्टेट के रूप में, यानी भारत ब्रिटेन का अंग तो रहेगा, लेकिन भारत का शासन प्रशासन व्यवस्थाएं जो हैं वो भारतीय देखें, और भले पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों को मिलना चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश फौज में दे रखा था। अब तक ये हो रहा था कि फौज में, पुलिस प्रशासन में जो छोटे मोटे पद थे वो भारतीयों को दिए जा रहे थे। बड़े पद जो जिम्मेदारी वाले थे, जहां पर इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय शामिल नहीं थे। और गोखले का मानना यह था कि ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती आज भी है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद।